हेलो, हाय एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फिर से आप एक बार हम लोग आएंगे साथ में और डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ये आपका जो है मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये है आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं इसमें, मैंने अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया हुआ है। तो होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग डिस्कस करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे लगता है 40 से 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप लोग जरूर इसको सॉल्व करना, ठीक है। और जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, मतलब होम साइंस की तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं वो होम साइंस के बारे में ही पढ़ते हैं। बाकी आपका ये जो क्वेश्चन है, ये आपको पता है इसमें कुछ हायर के भी क्वेश्चन है, मतलब जो आपका हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है। और एमपीपीएससी के भी इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, इसमें एमपीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है जो है उनके उसका क्वेश्चन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, उसका रेशियो। तो आप लोग देखिएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आपको हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो बिना स्किप किए हुए देखना आप लोग, और थोड़ा सा अपने आप को, अपनी आपकी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करिएगा। और आपको पता ही है कि जब हम चीज़ों को सीखेंगे, देखिए इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, क्योंकि कब से हम लोगों ने, मतलब आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है, तो इंसान एक न एक दिन कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता है। लेकिन अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपको डेली डेली पढ़ना ही है और अपनी तैयारी को और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है डे बाई डे, ठीक है। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, वरना ऐसी बातों में टाइम चला जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो हमें ज़रूरी है, ठीक है। मॉइस्चराइजेशन क्या है? एक फिनिशिंग है। मॉइस्चराइजेशन परिसज्जा तंतुओं से बने वस्त्रों पर की जाती है। तो जो मॉइस्चराइजेशन मतलब परिसज्जा है आपकी, वो किससे बने वस्तुओं पर की जाती है? सेलुलोजिक तंतु, यानी मतलब सेलुलोजिक फाइबर, या प्रोटीन तंतु, खनिज तंतु, कृत्रिम तंतु। तो मॉइस्चराइजेशन जो प्रोसेस है आपका, वो सेलुलोजिक फाइबर में जो आपका कपास होता है उसके ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड डैश विरंजक है। तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये क्या है? बहुत शक्तिशाली, मतलब बहुत तीक्ष्ण और शक्तिशाली विरंजक है, या हल्का है, या तनु है, या इनमें से कोई नहीं है। जो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, इसको जैवल वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके का काफ़ी मतलब शक्तिशाली कह सकते हो, या काफ़ी हार्ड जो है ये विरंजक, मतलब ब्लीचिंग है, ये ब्लीचिंग एजेंट है, वो इसके अंतर्गत आता है, मतलब काफ़ी तीक्ष्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सार संभाल वाला वस्त्र है, मतलब कि सहज रक्षित। इसका मतलब ये है कि सीधे कौन सा इसमें वस्त्र ऐसा है जो बहुत ही आसान तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें आपको मतलब प्रोपेगेंडा नहीं करना है कि इसको बहुत मुश्किल लगली धोने में भी, उसको रखने में भी, इस्त्री करने में भी बहुत ज़्यादा आपको केयर ना करनी पड़ रही हो। तो ऐसा कौन सा वस्त्र है? रेयॉन है, ऊनी है, जूट है, या रेशमी है? इसमें जो आपका है वो रेयॉन होगा, ठीक है, क्योंकि रेयॉन आप गर्मियों में यूज़ भी करते होंगे। रेयॉन की कुर्तियाँ, कुर्ते, बहुत सारी चीज़ें आती हैं रेयॉन की, तो आपने खुद यूज़ किया होगा। तो आप देखते हैं कि उसको अगर आप ऐसे ही धो करके डाल दो सूखने के लिए, और अगर आप बिना आयरन किए हुए उसको पहन लेते हैं, तब भी वो बहुत अच्छे से एकदम मतलब थोड़ी देर में उसकी जो सिकुड़न होती है वो अच्छे से चली जाती है। तो इस वजह से ये बहुत ही ईजी टू हैंडल होता है, ये वाला जो रेयॉन का कपड़ा होता है। तो इस वजह से ये पूछ रहे हैं कि मतलब सबसे आसान तरीके से आप उसको संभाल सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा, यानी कि रेयॉन। फिर नेक्स्ट है लाइकोपीन कण किसमें पाया जाता है? तो लाइकोपीन क्या है? लाइकोपीन एक, आपको पता है, एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो ज़्यादातर क्या, कौन सा कलर देता है आपका? रेड कलर देता है, ठीक है। तो रेड कलर में इसमें आपका क्या होगा? जो आपका टमाटर होता है, इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी, तो टमाटर में आपका लाइकोपीन जो है पिगमेंट पाया जाता है। और जो ये लाइकोपीन होता है ये एंटी कैंसरस होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब सब्जियां और इतने सारे जो अच्छे मतलब पिगमेंट वाले जितने भी फल और सब्जियां वगैरह होती हैं, उनको हमें अपने डाइट में जो है काफ़ी अधिक मात्रा में रखना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब ये जो टमाटर होता है इसको एंटी कैंसरस माना जाता है, और इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें लाइकोपीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है सेलुलोज एवं हेमीसेलुलोज उदाहरण है। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या है? आपके फाइबर्स हैं, और एक तरीके के जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो ये क्या है? घुलनशील रेशे हैं, अघुलनशील रेशे हैं, या बीटा ग्लूकोजिन का है, या फिर कुछ नहीं है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा अघुलनशील, यानी कि ये इनसॉल्यूबल फाइबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हमारे भोजन में, हमारी डाइट में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनसॉल्यूबल होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी ये डाइट में हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद है कोलियोसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये क्वेश्चन है आपका जो है मतलब ये क्वेश्चन तो ये एमपीपीएससी का है, लेकिन ये आपके सेम क्वेश्चन आपके टीजीटी 2021 वाले एग्जाम में आया था। जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसको याद होगा। तो जो कोलियोसिस्टोकाइनिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? पित्ता से, यानी गाल ब्लैडर से, पेनक्रियाज से, या फिर आपकी यकृत यानी कि लीवर से, या आपके जेजुनम से। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा जेजुनम। लेकिन वैसे तो यहाँ पर अगर
जो ये कोलेसिस्टिन हार्मोन होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग पक्वाशा या फिर डियोडिनम बोलते हैं, वहाँ से निकलता है। अब यहाँ पर डियोडिनम ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग जेजुनम के पर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 4 पार्ट होते हैं, डियोडिनम होता है, जेजुनम होता है और आपका इलियम होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DJI बोल सकते हैं। D फॉर डियोडिनम, J फॉर जेजुनम, I फॉर इलियम, ठीक है, DJI। तो ये हम लोग का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अनाज यानी कि जो आपके सीरियल्स होते हैं उनका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? एंडोस्पर्म या जम है या ब्राउन लेयर है या छिलका है? तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जिसका किसका होता है? एंडोस्पर्म का, ठीक है। नियर अबाउट कम से कम ये 82 से 85% तक इसका हिस्सा होता है। कितना? 82 से 85% तक जो आपका एंडोस्पर्म होता है। फिर नेक्स्ट है कैथोड लैंप निम्न में से किस उपयोग में आता है? तो जो कैथोड लैंप होता है वो आपका किस उपयोग में आता है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर या फ्लेम फोटोमीटर या कैलोरीमीटर या फिर फोटोफ्लोरोमीटर। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं। जीवाणु है, खमीर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फफूंद है। इसको आप देखते ही बता देंगे, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका करेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते ही हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है इसको, ठीक है। और तमाम फंक्शन इसके हैं वो सब आपको, उससे आप बिल्कुल परिचित होंगे। यहाँ पर बता करके मैं समय नहीं लूँगी आपका ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब कितना कम वो दिया हुआ है, यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ पर 6 मीटर है, तो गलती से 5 मीटर नहीं, आपको 6 मीटर ही लगाना है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है मानव की छोटी आंत निम्न में से किस रासायनिक बॉन्ड को नहीं तोड़ पाती? ठीक है, तो आपका अल्फा बंध यानी कि बॉन्ड है, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड है, या सल्फर बॉन्ड है, या आपका बीटा बॉन्ड है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारे अगर जो बीटा बॉन्ड होता है उसको उसमें से वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि मानव शरीर में नहीं बनने वाला वशीय अम्ल है। यहाँ पर फैटी एसिड की बात हो रही है, तो कौन सा फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी में नहीं बनता है? ओलेइक वशीय अम्ल है, स्टेरिक वशीय अम्ल है, या लिनोलिक वशीय अम्ल है, या फिर पामिटिक वशीय अम्ल है। तो इसमें नहीं बनने की बात हो रही, जो हमारी बॉडी अपने आप से सिंथेसिस नहीं कर पाती है, तो उसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका लिनोलिक वशीय अम्ल। जो आपका इसको एसेंशियल अमाइनो एसिड एसेंशियल फैटी एसिड के कैटेगरी में रखा गया है इसको। तो उसमें आपका लिनोलिक जो है फैटी एसिड है, और आपका एक लिनोलेइक फैटी एसिड है, और एक आपका एराकिडोनिक फैटी एसिड है। ये 3 जो होते हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड के कैटेगरी में आते हैं, जिनको हमें भोजन के थ्रू लेना पड़ता है, बाहर से, बाहरी सोर्स से हमें इसको अपने लिए अपने डाइट में शामिल करना होता है। बाकी ऊपर के जो आपको तीनों दिख रहे हैं, इनको हमारे मतलब जो हम लेते हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनकी सहायता से हमारी बॉडी में बन जाते हैं, और जो आप फूड इनटेक करते हो वो बन जाते हैं उसके हेल्प से, आप कह सकते हो। तो इसमें जो आपका स्टेरिक और पामिलिटिक एसिड है, पामिलिटिक वशीय अम्ल है, ये दोनों आपके कैसे सैचुरेटेड फैट एसिड में आते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? ये एक तरह का सिंड्रोम है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से उससे जुड़ा हुआ है आपका, विटामिन सी से, या विटामिन के से, या फिर आपके थायमिन से, या आपके नियासिन से। तो ये जो सिंड्रोम है वो आपका थायमिन से जुड़ा हुआ है, और ये एक तरीके का क्या होता है ना, एक कह सकते हो आपकी न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है बिल्कुल कि ये कैसा एक मस्तिष्क विकार है। क्या है ये? 1 सेकेंड। ये क्या है? एक मस्तिष्क विकार है जो विटामिन B1 या फिर थायमिन की कमी के कारण होता है। वर्निक सिंड्रोम और कार्सकॉफ सिंड्रोम दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें क्या होता है कि इसको वर्निक इंसेफेलोपैथी के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, ठीक है। और जो कार्सकॉफ और या कोर्साकॉफ है, ये एक मानसिक विकार है, ठीक है, जो अन्य मानसिक पहलुओं के संबंध में असमान स्मृति हानि यानी कि मेमोरी लॉस हो जाती है, उसकी विशेषता है इसकी। मतलब इसमें जब जिसको ये वाला सिंड्रोम हो जाता है, कार्सकॉफ वाला, तो उसमें इंसान की मेमोरी चली जाती है। जब ये दोनों विकार एक साथ हो जाते हैं तो वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम है, यहाँ पर ये 2 टर्म यूज हो रहे हैं, ओके, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है भोज्य प्रोटीन की नाइट्रोजन की शरीर की वृद्धि और मरम्मत में काम आती है, वह क्या कहलाती है? तो आपका जैविक मूल्य कहलाती है, प्रोटीन उपयोग मूल्य कहलाती है, प्रोटीन क्षमता स्तर, या फिर प्रोटीन पाचनशीलता कहलाती है। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जैविक मूल्य यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू कहलाती है। 1 सेकेंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए आपकी एक तरीके से बायोलॉजिकल वैल्यू की डिफिनेशन लिखी हुई है, जो आप ध्यान से देख सकते हैं कि भोज्य प्रोटीन की नाइट्रोजन जो कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत में काम आती है, ठीक है। तो ये हो गया।
इसके बाद होता क्या है कि वियर लंबर्ट नियम की प्रयोज्यता डैश की कार्यप्रणाली से जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या क्रोमेटोग्राफी या HPLC या फिर टेक्सचर विश्लेषक। तो इसमें जो क्या बोलते हैं वियर लंबर्ट नियम की प्रयोज्यता की कार्यप्रणाली है वो किससे जुड़ी हुई है, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है। और ये जो आपका HPLC है, इसको इस तरीके से करते हैं HPLC, ठीक है। ये जो है आपका जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए के कुछ टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो कभी कभी नेट के एग्जाम में ये पूछता है कि जो HPLC है मैचिंग के क्वेश्चन में स्पेशली आ जाता है, तो HPLC को विटामिन ए से मैच करते हैं, क्योंकि विटामिन ए से रिलेटेड जो कुछ भी टेस्ट होते हैं उनमें ये इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है भोजन पकाने में खदकने की विधि में तापमान होता है। खदकना यानी कि समरिंग। ये क्वेश्चन भी आपका TGT का नहीं है, लेकिन ये आपके TGT 2021 के एग्जाम में आया था। तो आप देख सकते हो कि अगर आप अदर एग्जाम के पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको कितनी मदद मिलेगी कई दूसरे एग्जाम देने में, ठीक है। तो ये आपका सेम क्वेश्चन यही था TGT 2021 में। अब ये क्वेश्चन भी आपका MPPSC का है, तो इसमें भी देख लीजिए, वहाँ भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है आपका, 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तक का जो होता है, सब्जी वगैरह जो आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं उसको हम लोग ढक देते हैं, थोड़ी देर तक पकती रहती है वो, तो वो आपका समरिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि क्रेटिनिज्म किसकी कमी के कारण होता है, बताना ही नहीं आपको, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। फिर हमारा है संयुक्त डार्ट को कितना लंबा किया जा सकता है। यहाँ पर डार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो ये जो आपके ज्वाइंट डार्ट होते हैं उनको कितना लंबा किया जा सकता है वो पूछ रहे हैं। सीने से चक्र की परिधि तक, या बस्ट पॉइंट तक, या बस्ट पॉइंट से बस्ट के बीच तक, या बस्ट पॉइंट से भी ऊपर तक। तो जो आपका ये संयुक्त डार्ट होता है ना ज्वाइंट वाला, तो उसको आप बस्ट पॉइंट तक ऊपर सीधे मतलब उसका लंबा किया जा सकता है, ठीक है। फिर है मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में डैश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉपर एवं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एवं फास्फोरस, फास्फोरस एवं कैल्शियम, कैल्शियम एवं कॉपर तांबा। मैंने अभी जब पिछली बार वो फिश वाली क्लास कराई थी तो उसमें मैंने आप लोग को ये दिया था, पर आप लोगों ने में से किसी ने भी आंसर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं ही आपको बता देती हूँ कि इसमें जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वो कॉपर और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ऐंठन वाले सूत में डैश जो है ऐंठन होती है, ठीक है। ट्विस्टिंग की बात हो रही है कि जो हाई ट्विस्टिंग वाले जो धागे होते हैं उनमें कितनी धागा मतलब कितनी ऐंठन होती है पर इंच। तो 7 से 12 ऐंठन होती है, मतलब 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच, या 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच, या फिर 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच, या 1 से 5 ऐंठन प्रति इंच। तो जो आपका 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होता है वो आपका पाया जाता है, और उसको हम लोग हाई ट्विस्टेड यार्न के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नायलॉन घुलनशील है, तो मेटाक्रिसॉल में, एसीटोन में, या आपके क्या बोलते हैं कहाँ गया, एडीपी गम्ल में, या फिर आपके जो है क्या बोलते हैं NaOH में, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका मेटाक्रिसॉल में। किसमें घुलनशील है नायलॉन, मेटाक्रिसॉल में। और जो मेटाक्रिसॉल है इसमें नायलॉन भी घुलनशील है, और साथ ही साथ इसमें जो आपका पॉलिस्टर और एसीटेट वाला रेशा होता है वो दोनों चीज़ें भी मेटाक्रिसॉल में जो है घुल जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना कि नायलॉन की जगह अगर यहाँ पर पॉलिस्टर लिखा होता तब भी हम लोग मेटाक्रिसॉल के साथ ही जाते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वस्त्र गणना संख्या है। क्या है, वस्त्र गणना संख्या है, प्रति इंच ताने में, प्रति इंच बाने में, या प्रति इंच ताने बाने में, या फिर सिर्फ इंच उरेब की, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा प्रति इंच ताने बाने में, ठीक है। जो प्रति इंच ताने बाने की जब हम वस्त्र गणना संख्या करते हैं तो दोनों चीज़ें देखते हैं, ठीक है, कि पर इंच जो है ताने की संख्या कितनी है और बाने की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है प्रसार कार्यक्रम नियोजन है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रभावी प्रक्रिया है, शैक्षणिक प्रक्रिया है, या फिर आपकी स्वतः प्रतिवर्तित प्रक्रिया है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका शैक्षणिक प्रक्रिया, एक एजुकेशनल आपका एक्टिविटी है कह सकते हो आप, ठीक है, प्रोसेस है ये। फिर नेक्स्ट है प्रसार शिक्षण में निम्नलिखित दिए गए चरणों का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पर सीक्वेंस में देने के लिए लगा रखा है आपको। सबसे पहले आपका इसमें होता है अटेंशन यानी कि ध्यान। फिर आपका होता है मतलब रुचि यानी कि इंटरेस्ट होता है आपका। फिर आपकी डिज़ायर यानी कि इच्छा होती है। दृढ़ विश्वास फिर मतलब कि आप जो आपका एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, वो होता है। फिर क्रियाशीलता होती है कि आप उस चीज़ को क्रियान्वित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एक तरीके से। और फिर आपका है संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले ध्यान लगाएंगे, फिर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर इसके बाद अपनी इच्छा दिखाएंगे पूरी तरीके से उसमें, ठीक है, मतलब अपनी डिज़ायर दिखाएंगे, फिर उस चीज़ के ऊपर विश्वास करेंगे, तब जा करके हम उसको फिर क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जब वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी तब आपको संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर है कि निम्न विधि नई पद्धतियों के अधिग्रहण के लिए लोगों को विश्वास दिलाने में प्रभावी विधि है। तो व्याख्यान है, क्षेत्रीय भ्रमण है, मुद्रित सामग्री है, या फिर आपका साहित्य है।
इसमें पूछा है आपसे कि अगर नई टेक्निक किसी को बतानी है और आप ये चाह रहे हो कि नई टेक्निक आप लोगों को बताओ भी और लोग उसको अडॉप्ट भी कर लें, तो इन चारों में से आपको कौन सा मतलब कौन सी विधि आप चूज़ करेंगे? इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका क्षेत्रीय भ्रमण, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए किसी आपको कोई कम्युनिटी है, उसको आपको दिखाना है कि ये गेहूँ का बीज या फिर ये सब्जी का बीज या फिर ये धान का बीज जो है बहुत ही अच्छा है और इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। तो वो ऐसे तो आपकी बात मानेंगे नहीं। फिर आप क्या करो, आप उनमें से 3-4 लोगों को ले जाकर के वो फसल या फिर वो जहाँ आपने वो सब्जी उगाई है यहाँ या जहाँ पर आपने वो फसल उगाई है, उसकी पैदावार अगर आप उनको दिखा दो, तो हो सकता है वो आपकी चीज़ों को क्या करेंगे, वो उस आपकी बात को वो यकीन कर लेंगे और फिर वो उस चीज़ को अडॉप्ट भी कर लेंगे और वही बीज जाकर के हो सकता है उसी तरीके से वो भी अपनी सब्जी या जो भी उनकी फसल है उनको वो उगाने के लिए थोड़ा-सा आगे आएँ। फिर नेक्स्ट है स्वयं सिद्धा योजना निम्न में से किसके लिए क्रियान्वित की गई थी? पोषण शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा या गरीबी उन्मूलन या महिला सशक्तिकरण। तो ये जो आपकी स्वयं सिद्धा योजना है वो महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी उद्यम की स्थापना का प्रथम चरण है। उद्यम मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? कोई भी अगर हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, कोई भी व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको हम सबसे पहला चरण हमारा क्या है? तो है आपका अवसर को पहचानना, उत्पाद आरंभ करना, यंत्रों की खरीद करना या स्थान का चयन करना। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा अवसर को पहचानना। सबसे पहले कोई भी अगर बिज़नेस करना है या कोई भी चीज़ आपको करनी है, तो उसके लिए हम अवसर देखते हैं कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ये कहाँ-कहाँ पर मतलब किस-किस तरीके से ये लोगों को अवसर दे सकता है। तो जब आप जो करेंगे उससे जब लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तभी तो आपका फ़ायदा होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि क्या इसका चांस क्या है, इसका स्कोप क्या है एक तरीके का, ठीक है? फिर नेक्स्ट है प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान कार्य की प्रगति को जाँचना क्या कहलाता है? बाह्य मूल्यांकन, अंतकारी मूल्यांकन, निगरानी या फिर आंतरिक मूल्यांकन। तो अगर आप कोई भी जो है क्या बोलते हैं, जो आपका ये प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं कोई भी, क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें अगर जब आप बीच-बीच में जाकर के आप चेक कर रहे हैं कि सारी चीज़ें एकदम सही चल रही हैं कि नहीं, है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई कार्यक्रम छूट तो नहीं रहा है या कुछ भी इस तरीके का। तो हम जो चीज़ों को बार-बार जाकर के देखते रहते हैं, उसको मॉनिटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटरिंग। आप मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएँगे। तो नेक्स्ट है किसी प्रयोग के प्रभाव पर जोर देने वाली विधि है। कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप कह सकते हो, तो उसपे अगर आपको जोर देना है, थोड़ा-सा मतलब जो बहुत इफ़ेक्टिव हो आप तरीके से कह सकते हो, तो इफ़ेक्टिव देने वाली विधि कौन-सी है? तो विधि प्रदर्शन है या नाटकीकरण है या प्रदर्शनी है या आपका परिणाम प्रदर्शन है। इसमें भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन का मतलब क्या है? आप उनको सारी चीज़ें दिखा रहे हो, करके दिखा रहे हो, प्लस आपको ये भी कर दे रहे हो कि उनको आप रिज़ल्ट भी दिखा दे रहे हो। देखो अगर अगर आप ऐसे-ऐसे करोगे तो ऐसा रिज़ल्ट होगा। ठीक है? तो अगर आपको कोई भी चीज़ का पूरा दिखाया जाए कि ये काम ऐसे होगा प्लस प्लस ये काम करने के बाद आपका ये रिज़ल्ट आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों का आपकी बातों पे विश्वास करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसार प्रयासों का परिणाम होना चाहिए। तो जैसे अगर एक्सटेंशन प्रोग्राम कोई किया जा रहा है तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? रुचि होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए या इच्छा होनी चाहिए? तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे लास्ट में परिणाम ऐसा मिलना चाहिए कि जो परिणाम ऐसा हो कि वो हमें सैटिस्फाई करे, ठीक है? जो ऑडियंस है आपकी उसको संतुष्टि मिले कि हाँ, इन्होंने जो दिखाया वो हमारे काम का है और हम इसको अपने काम पे या अपनी लाइफ़ में इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महिला समूह का निर्माण करना निम्न में से कौन से कार्यक्रम की विशेषता थी? तो आईआरडीपी थी या डोकरा थी या ट्राइसेम थी या आईसीडीएस था? तो महिला समूह का निर्माण करना, इसमें जो आपका प्रोग्राम था वो था आपका डोकरा। ये आपका 1982 में आया था, ठीक है? तो क्या कहते हैं, डोकरा के तहत इसमें महिलाओं और जो महिलाएं थी और बच्चे थे उनसे रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम चलाए गए थे इसमें, ठीक है? और उनके लिए कई सारे इसमें प्रावधान भी थे। तो डोकरा हो गया आपका, ठीक है? फिर है हमारा दूसरा है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निपसिट की बात कर रहा है आपसे, ठीक है? तो निपसिट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है आपका? सॉरी, चेन्नई कह रही हूँ। ये आपका दिल्ली में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्वभौमिक शिक्षा के प्रावधान में 2 प्रमुख बाधाएं हैं। तो सार्वभौमिक शिक्षा यानी कि जो यूनिवर्सल एजुकेशन दी जा रही लोगों को, उनमें क्या-क्या मुख्य बाधाएं हैं? गरीबी और प्रौढ़ शिक्षा, यहाँ पर ये प्रौढ़ शिक्षा लिखा हुआ है। अशिक्षा एवं बाल विवाह, गरीबी एवं अनभिज्ञता, अशिक्षा एवं अनभिज्ञता। तो इसमें जो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है वो दिया है गरीबी एवं प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है? इसका मुझे थोड़ा-सा क्लियर नहीं हो पाया अच्छे से, क्योंकि इसमें प्रौढ़ शिक्षा को इन्होंने मतलब उसका वो बताया है मुझे। ठीक है, मैं इसको एक बार और फिर से देखूँगी। चलिए, तो इस अभी तो फ़िलहाल हम लोग इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, चलिए मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है? फिर है विशाल जनसमूह तक जानकारी पहुँचाना निम्न में से किस तरीके से संभव है? प्रदर्शन
या फिर आपका व्याख्यान, या फिर खेत व घर पर संपर्क करके, या फिर आपकी प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन। तो आपको देखिए विशाल जनसमूह, बहुत ज़्यादा लोगों को तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, तो इसमें आप लेक्चर देके तो पहुंचा नहीं सकते, खेती और घर पे संपर्क करके भी नहीं पहुंचा सकते, डेमोन्स्ट्रेट करके भी नहीं पहुंचा सकते आप, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप बहुत एक बड़े मतलब एक बड़े समूह को आप नहीं जो है संबोधित कर सकते हैं। यहाँ पर होगा आपका प्रदर्शनी। अगर आपको प्रदर्शनी लग जाती कहीं भी आपके शहर में, कहीं भी आपके गांव में, तो लोग बोलते हैं कि उसको चलो ठीक है देख करके आते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी करना होता, कोई काम का आपके काम की चीज़ नहीं भी होती, तब भी आप उसको देखने जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार काइनेस्थेटिक बुद्धिवादी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर का बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको जो लोगों ने सीटेट पढ़ा है उन्होंने भी दिया होगा, उन्होंने तो बिल्कुल पढ़ा होगा, और आपके सीडी में भी ये है, ठीक है। अभी पिछला जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि काइनेस्थेटिक बुद्धिवादी जो लोग हैं उनमें से ये कौन सी श्रेणी में आते हैं। शारीरिक योग्यता के, अनुभूति योग्यता, प्रतिवर्ती गतिविधियां या कौशलीय गतिविधियां। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका काइनेस्थेटिक, जो वर्ड है आपका वो हमेशा आपके बॉडी से जुड़ा होता है। इसका पूरा इसमें जो होगा वो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर शारीरिक योग्यता की बात हुई, किसकी? शारीरिक, आपका जो लोग अपने शारीरिक मतलब शरीर के जो उनके पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो उनके पार्ट्स होते हैं, उनको वो कई तरीके से मल्टीपल यूज़ करने में वो बहुत ही फाइन तरीके से उसका यूज़ कर पाते हैं। अपनी शरीर की गतियों पर उनको काफ़ी कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो उसको जिनके अंदर अपने शरीर की गतियों पे बहुत कंट्रोल रख लेते हैं जो लोग, उनको जो है बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली है। तो क्या है? तकनीकी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है, या शिक्षा में हस्तकला है। तो बुनियादी शिक्षा गांधी जी द्वारा दी गई थी, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, आईसीडीएस को मुख्यतः बाह्य सहयोग मिलता है। मतलब जो आईसीडीएस प्रोग्राम चलता है आपका, वो किसके किसके सहयोग से चलता है। तो इसमें आपका जो WFP है, या फिर आपका क्या बोलते हैं यूसेड है, या फिर नॉरेड है, या केयर WFP है, यूनिसेफ है। तो इसमें जो बाह्य सहयोग मिलता है वो पता है इनसे मिलता है, केयर से, WFP से और यूनिसेफ से। ये तीनों संस्थाएं ऐसी हैं जो आपके आईसीडीएस को क्या करती हैं, जो है सहयोग देती हैं, जिससे आपका आईसीडीएस प्रॉपर तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है, अनियंत्रित अवलोकन को डैश भी कहा जाता है। तो अनियंत्रित अवलोकन को हम लोग जो है प्राकृतिक अवलोकन के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक अवलोकन के नाम से, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बिंदु बाल दुर्व्यवहार का परिणाम है। पलायनवाद, आत्मशंका, कलहपूर्ण सामाजिक संबंध, या यौन सक्रियता। तो जिसमें जो बाल दुर्व्यवहार का परिणाम इसमें बताया गया वो है आपका यौन सक्रियता। यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वच्छंदता से वंचित नहीं किया जाएगा। उक्त कथन निम्न संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो डेफिनेशन से आपको लग रहा होगा कि ये किसकी बात हो जा रही है। यहाँ पर ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा अधिकार होगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर सीधे देखिए लिखा हुआ है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वच्छंदता। हर कोई भाई अपने जीवन के लिए और अपने जीवन के प्रति बहुत ही स्वच्छंद और बहुत ही स्वतंत्र जीना चाहता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आपका होगा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको मतलब पता होनी चाहिए। अपने अगर किसी एग्जाम में भी नहीं आता है तो भी आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो तो हमें पता ही होने चाहिए ना, ताकि कम से कम आप किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए तो कम से कम अवेयर रह सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम से संबंधित प्रथम भारतीय अधिनियम है। बाल श्रम अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, बाल अधिनियम, या कारखाना अधिनियम। मतलब बच्चों से जो काम कराया जाता है, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड जो अधिनियम आया था सबसे पहला भारत में, वो कौन सा था? वो आपका था बाल श्रम अधिनियम, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, सोने के धागे से बने भारी ब्रोकेट के कपड़े को क्या कहते हैं? किम ख्वाब कहते हैं, आब ए रवा कहते हैं, हिमरू कहते हैं, या बाफ्ता कहते हैं। तो जो सोने से बने जो काफ़ी भारी वस्त्र होते हैं ब्रोकेट के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग किम ख्वाब कहते हैं। किम ख्वाब का अर्थ बताया गया था कि इसका मतलब होता है सपने के समान सुंदर, या फिर कह सकते हो आप सपने से भी सुंदर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये जो वस्त्र होते थे ब्रोकेट के बने हुए किम ख्वाब, ये स्वप्न से भी बहुत सुंदर होते थे, बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे ये। और इनमें जो है क्या कहते थे कि सोने के मतलब कह सकते हो कि सोने के तार वगैरह से बढ़िया उभरी डिज़ाइन इसमें बनाई जाती थी, ठीक है। और इसमें जो क्या बोलते हैं अंगरखा, चोकन, अचकन, ब्लाउज तथा लहंगे, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। और आब ए रवा का मतलब, जो आब ए रवा है ये भी एक ब्रोकेट का ही कपड़ा है। इसका अर्थ होता है बहता हुआ पानी, ठीक है। और हिमरू जो होता है, हिमरू का मतलब होता है हिम अर्थात बर्फ़ के जैसा कह सकते हो आपकी, या इसको जो है ज़्यादातर ठंडी में पहना जाता था, इस वजह से इसको हिमरस नाम रखा गया था। और ये औरंगाबाद में बनता था। ये इसका जो कपड़ा था वो औरंगाबाद में बनाया जाता था। फिर नेक्स्ट है, विकास परिपक्वता एवं डैश का परिणाम है। तो ये बात आपको पता है कि जो आपका डेवलपमेंट और मैच्योरिटी वो किसका परिणाम है? आपके अधिगम यानी कि लर्निंग का, ठीक है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, पियाजे थे, पावलोव थे, फ्रॉयड थे, एरिक्सन थे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फ्रॉयड। ठीक है, फ्रॉयड जो थे उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी का जो है क्या बोलते हैं प्रतिपादन किया था। फिर इन्होंने ही आपके इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, इड, ईगो और सुपर ईगो बताए थे। इन्हें पर्सनालिटी के 3 ट्रेट्स बताए थे इन्होंने। और इन्होंने ही जो है क्या बोलते हैं वो 5 अवस्थाएं भी दी थी। क्या हो गया भाई, तो ये 5 अवस्थाएं भी दी थी उन्होंने, जो आपका क्या बोलते हैं ओरल स्टेज, एनल स्टेज है ना, फिर जेनाइटल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, और एक और थी याद नहीं आ रही मुझे अभी। चलिए, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर है रंगाई की वह विधि जिसमें रंजक या रंग को कताई घोल में ही मिला दिया जाता है। मतलब कि रंगाई की कौन सी वह विधि है जिसमें क्या करते हैं रंग को और पिगमेंट को एक ही साथ मिला दिया जाता है, घोल में ही मिला दिया जाता है। तो वो कौन सी रंगाई है आपकी? सॉल्यूशन रंगाई है, स्टॉक रंगाई है, तंतु रंगाई है, या सूत रंगाई है? तो ये वाली जो रंगाई होती है वो सॉल्यूशन रंगाई होती है। मतलब जब रंग का पूरा घोल तैयार किया जाता है तो उसी में रंग मिला दिया जाता है और फिर उसको स्पिंडेट के छिद्रों से निकाला जाता है, तो उसमें कलरफुल धागे ही निकलते हैं। उसको बाद में कलर नहीं करना पड़ता है, वो कलरफुल धागे ही बनते हैं, फिर उसे डायरेक्ट उससे खाली बुनाई कर दी जाती है। नेक्स्ट है, पानी सदस्य परिसज्जा कपड़े पर किससे उत्पन्न की जाती है? मतलब कपड़े पर जो हो वो थोड़ा सा पानी टाइप का दिखे, पानी की लहरों जैसा उस पर एक लुक आए, या कह सकते हो या एक फील आए, तो ऐसे पे मतलब किससे ऐसा उत्पन्न किया जा सकता है? मॉयरिंग से, डिकेटिंग से, क्रेपिंग से, या फिर स्टोविंग से? तो जो पानी सदस्य परिसज्जा होती है आपकी वो मॉयरिंग परिसज्जा से उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो लहरदार इसमें बनते हैं जो होते हैं कपड़े, ऐसे लहर डहर टाइप के बनते हैं जिसमें पानी वाला फील आता है कि पानी जैसा उसमें थोड़ा सा वो हो रखा है। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक की कशीदाकारी को कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, उसको क्या कहते हैं? कसूती कहते हैं। ठीक है, और चिकनकारी लखनऊ वाली होती है, और जो आपकी बाकी कसीदा है, जो कशीदाकारी जो है क्या बोलते हैं, हाँ ये सब आपकी होगी। और गुलकारी को जो है फुलकारी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ कशीदा जो आपका होता है वो जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है कई चीज़ें, और ये गुलकारी जो है आपको, इसको फुलकारी, अगर यहाँ पे गुलकारी को अगर कभी फुलकारी गुलकारी दोनों को सेम ही वो दिया गया है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है कि डिस्पर्स यानी कि तितर बितर रंजकों का प्रयोग निम्न में से किस पर किया जाता है? एसीटेट तंतुओं पर, ऊनी तंतुओं पर, पश्मीना तंतुओं पर, या रेशमी तंतुओं पर? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका एसीटेट। ठीक है, एसीटेट जो फाइबर होते हैं उन पे डिस्पर्स डाई का यूज़ किया जाता है। चलिए, आज इतने ही क्वेश्चन थे, और इतनी देर आप लोग देखना है इसको, जो लोग भी देख रहे हैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग बताना फिर कैसे लगे क्वेश्चन। अब इसी तरीके से मैं सोचती हूँ ना कि आप लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चन ही कराए जाएँ, तो वो थोड़ा सा क्या होगा ना कि आपकी देखिए क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी तैयारी की। ठीक है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं ये इतना मैटर नहीं करता, बट कम से कम आप ये तो तैयार करो कि उसमें से आपके क्वेश्चन आएँ। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ते जा रहे हो और उसमें से कुछ आए ही ना, या ऐसा कुछ होगा। फिलहाल ऐसा तो नहीं होता है कि आप पढ़ते रहो और उसमें से कुछ आए ना। ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि हमें एक स्टैंडर्ड के साथ एक आपकी मतलब जो तैयारी वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। तो ये बात हो गई, कहते हैं ना कि क्वांटिटी भले कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बस वही बात है, आप लोग भी इस पर फोकस करिए कि आपकी क्वालिटी बेहतर हो, और क्वांटिटी भी कोशिश करिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है इस सीरीज़ में, तो मैं अभी आगे थोड़ा और ले आऊँगी। तब तक चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।